लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था उस टॉपिक का। द टॉपिक वाज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं मांग की लोच के नाम से। ठीक है, तो इस टॉपिक में पहले थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि डिमांड यानी कि किसी भी वस्तु की जो मांग है वो बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारे कारक से जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब एक फैक्टर के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एक फैक्टर के परसेंटेज चेंज होने में यानी कि प्रतिशत उसमें जो भी परिवर्तन आता है, ठीक है, उसके वजह से डिमांड में कितना परिवर्तन आता है, ये चीज़ हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे, मेजर 3 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग। ठीक है, इलास्टिसिटी मीन्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स जो कंज्यूमर करते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। ठीक है, तो मानिए कि प्राइस एक मेजर फैक्टर था जो डिमांड को अफेक्ट करता था। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। ठीक है, और उल्टा अगर प्राइस किसी भी चीज़ का घटेगा तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब किसी भी फैक्टर्स के घटने से, जैसे कि प्राइस जो फैक्टर है, ठीक है, उसके कितना बढ़ने या घटने से डिमांड में कितनी बढ़त या घटत आएगी, मतलब कितना इंक्रीमेंट या डिमांड में कितना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो एक फैक्टर हुआ प्राइस, उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा फैक्टर होगा कंज्यूमर की इनकम यानी कि उपभोक्ता की आय। ठीक है, उससे जब रिलेट करके पढ़ेंगे देन वी कॉल इट इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और तीसरा फैक्टर होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो जो भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, जो भी प्रतिस्पर्धी वस्तु है, ठीक है, जिससे रिलेटेड, जिसमें 2 तरह के प्राइस हमने पढ़ा था। ठीक है, 2 तरह की कमोडिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। द फर्स्ट वन वाज बीइंग सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, यानी कि स्थानापन्न वस्तु, एंड द सेकेंड वन वाज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तु। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, मैं तीनों जो इलास्टिसिटीज हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और जो थर्ड वाली है जिसको कि हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे विथ फॉर्मूला। ठीक है, और फिर क्योंकि सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस इलास्टिसिटी है, उसको हम डिटेल में डील करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अलग अलग मेथड क्या है जिससे प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है जो किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन किया था, अभी लेट्स डील इन बिल्कुल डिटेल। ठीक है, क्योंकि डिटेल में इसलिए ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये होता है कि हम लोगों को लगता है इन जनरल कि भाई एमसीक्यू तो बहुत आसान होता है, उसमें 4 ऑप्शन है, एक टिक करना होता है, लेकिन इन रियलिटी एमसीक्यू इज डिफिकल्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो जो एक होता है ना डिटेल में क्वेश्चन आपको लिखना होता है 3 नंबर 4 नंबर का, उसमें आप ठीक है थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में जो आंसर आपको एग्जाम में करना होगा दैट हैज़ टू बी एक्यूरेट 100%। ठीक है, और जो उसमें ऑप्शंस भी होते हैं वो बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो जब तक आप डिटेल में, अब ऐसा भी नहीं है कि एमसीक्यू है तो आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू रश, बिल्कुल स्लो डाउन करिए, हर एक टॉपिक को बिल्कुल एनालाइज करके पढ़िए। ठीक है, रेफरेंस लीजिए यहाँ से वहाँ से, क्वेश्चंस बनाइए जितने हो सकते हैं उस तरीके के। ठीक है, तो जब आप ये सब करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू टॉपिक इलास्टिसिटी। ठीक है, और पहला हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक दैट वी आर गोना डील इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहली इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में जब भी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, और कितना होगा। ठीक है, तो बार बार कह रहे हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे ना, तो वो क्या था, क्वालिटेटिवली बता रहा था। ठीक है, मतलब वो किसी प्रतिशत में या नंबर में, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक लॉ बता रहा था कि भाई देखिए जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ठीक है, लेकिन कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड घटती है, ठीक है, और दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी में।
तो पहली जो इलास्टिसिटी है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, मतलब एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आने पे, ठीक है, अपनी मांग में कितना परिवर्तन करता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इससे पहले क्लास में ही बताया था कि इलास्टिसिटी में बस यही है ना कि हम पढ़ेंगे कि डिमांड में चेंज कितना होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस और इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज प्राइस इलास्टिसिटी, जो यही बताती है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आएगा प्राइस में चेंज होने से, और वो अपनी डिमांड को कैसे और कितना चेंज करेगा। ठीक है, अब मानिए कि हम बोलते हैं कि एक कमोडिटी है, ठीक है, एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड जो है वो 10% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो 5% घट जाता है। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं कि एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड 10% बढ़ जाती है क्योंकि उसका जो प्राइस है वो 5% घट जाता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में फॉर श्योर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए वी आर टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल दिया हमने सिंपल सा एग्जांपल, इसमें चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 एंड परसेंटेज चेंज इज 5, तो हम लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज 2। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज 2। ठीक है, तो अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो बिकॉज प्राइस इज फॉलिंग तो उसको ऐसे नेगेटिव में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2। ठीक है, या अगर आप सिर्फ 2 भी लिखते हैं तो भी वो सही होता है, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड होती है कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है ना वो नेगेटिव ही होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है ना दैट इज इनवर्स। ठीक है, तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव ही होती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं भी लगाते हैं तो वो अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है? क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में शुरू में ही पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में? कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है ना दैट इज इनवर्स। इनवर्स है मतलब दोनों अलग अलग दिशा में मूव करते हैं। मतलब अगर प्राइस जो है वो बढ़ता है, ठीक है, अगर प्राइस जो है वो बढ़ता है तो डिमांड घटती है। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। इस तरह का रिलेशनशिप अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में हो तो उसको हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं, जब दोनों अलग अलग दिशा में मूव करते हैं। ठीक है, बोथ द वेरिएबल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव नहीं भी लगाते हैं, सिर्फ 2 भी लिखते हैं, तो दैट इज अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये पहला हुआ। क्या पहला हुआ? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का फर्स्ट पार्ट हुआ कि जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी पॉइंट नंबर बी, सेकेंड टाइप, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी सिंपल, उपभोक्ता की जो इनकम है, उपभोक्ता की जो आय है, उसमें परिवर्तन होने से डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज ऑफ इनकम ऑफ द बायर। ठीक है, मतलब एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से, ठीक है, किसी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो सब में जितनी भी इलास्टिसिटी होंगी इसमें ये जो ऊपर का फॉर्मूला है दैट इज सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और नीचे का चेंज होगा कि आप कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ रहे। इफ यू आर
इनटू प्राइस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। अगर आप इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा। ठीक है, अगली टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, यानी जो भी प्रतिस्पर्धी वस्तु होती है, यानी कि स्थानापन्न और पूरक वस्तु, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो मैंने फिर बोला ऊपर वाला सब में सेम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम फॉर ऑल थ्री फॉर्मूलाज बाय percentage change in price of related goods। ठीक है, एक एग्जांपल इसका लेते हैं, एक एग्जांपल कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस बाय 10% ड्यू टू 5% राइज इन प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता था? स्थानापन्न वस्तु, मतलब ऐसी दो वस्तु जो एक ही तरह की डिमांड को, एक ही तरह की मांग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन, जेल पेन। ठीक है, इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तु की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला क्या हुआ कि एक जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था, मैंने ये भी रिलेशनशिप बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर टी और कॉफ़ी है और टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसकी जो डिमांड है वो 10% बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसका प्राइस 5% बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि डिमांड 10% बढ़ रही है, फॉर्मूला बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और दूसरे का प्राइस, इसकी डिमांड बढ़ने से 5%, इसका प्राइस बढ़ने से डिमांड 10% बढ़ रही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि मानिए एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो 5% बढ़ता है। ठीक है, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का 5% बढ़ता है, फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी। तो टी का प्राइस जब 5% बढ़ता है तो लोग टी छोड़ के कॉफ़ी पीने लगते हैं। एज अ रिजल्ट, ठीक है, 10% डिमांड जो कॉफ़ी की है ना वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10/5 इज, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है दैट इज नॉट इनवर्स, दैट इज डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्यों? क्योंकि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ी। ठीक है, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे की डिमांड घटेगी, अनलाइक प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप था। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ 2। ठीक है, तो ये 3 तरह की प्राइस इलास्टिसिटीज हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन बीइंग इनकम, सॉरी, द फर्स्ट वन बीइंग प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, ये पढ़ा हमने। द सेकेंड वन बीइंग इनकम इलास्टिसिटी एंड द थर्ड वन बीइंग क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होती है और उसके 3 टाइप होते हैं। अब जो सबसे पहला टाइप है, ठीक है, विच इज प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और उसको बिल्कुल डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होती है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। इसमें जो ग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो सिंपल पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट तो है ही साथ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को देखना है। हम लोगों ने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला क्या बोलता था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी, इससे दिखाते हैं इसको। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला था। ठीक है, और ये सिंपल एक फ्रैक्शन है। ठीक है,
जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में अंश और हर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फ्रैक्शन है। अब हम लोगों को ये बात पता है, क्या पता है, कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आपके फ्रैक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली चीज अगर बड़ी है ऊपर वाले से, तो आपके फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम आएगा। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आपके फ्रैक्शन का वैल्यू उतना कम आएगा, ठीक है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, न्यूमरेटर अगर ज्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आपके फ्रैक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, 1 या 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जब हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम यही देखते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मानिए प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, यानी डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है। या कभी कभी हो सकता है कि प्राइस में बिल्कुल थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज डिमांड में भी हुआ, ठीक है। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशन है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं डिग्री में, ठीक है, कि कब बराबर चेंज हो रहा है, कब डिमांड में ज़्यादा और प्राइस में कम चेंज हो रहा है, कब प्राइस में ज़्यादा और डिमांड में कम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग डिग्री में लेके आएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर और नीचे का चेंज बराबर होगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तब हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिट या यूनिटरली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, 1 से कम भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन एंड कंडीशन है जो कि ये मेजर करती है कि प्राइस में इतना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है एक्सेट्रा, वो हम लोग पढ़ते हैं डिग्री में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोगों को पता होता है क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट यानी कि नमक, ठीक है। अब नमक का दाम चाहे जितना भी बढ़ जाए, ठीक है, और चाहे जितना भी घट जाए, ऐसा नहीं होता है कि जब हम खाने में पहले अगर नमक हमेशा अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्वाद अनुसार डालते हैं, तो अगर मानिए आपके खाने को 1 चम्मच नमक की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि अगर नमक का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे कि छोड़ो खाने में नमक ही नहीं डालते हैं, या छोड़ो 1 की जगह आधा चम्मच डालते हैं, ठीक है। या अगर ऐसा भी नहीं होगा कि अगर नमक का प्राइस घट जाए तो आप बोलेंगे कि अरे नमक तो सस्ता हो गया तो 1 की जगह ऐसा करो 3 चम्मच डाल दो खाने में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्राइस में चाहे जितना भी फर्क पड़े, नमक की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कमोडिटीज की डिमांड को हम बोलते हैं दे आर हाईली इन इलास्टिक। इलास्टिक होता है ना, मतलब जो खींचे जिसमें चेंज आए, तो हाईली इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड में, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है ना कि अब एक नॉर्मल चीज़ की बात करी, एप्पल, ठीक है, फ्रूट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो लोग कम खरीदते हैं, ठीक है, या नहीं भी खरीदते हैं, कि उसको छोड़ो बहुत ज़रूरी, अगर डॉक्टर ही किसी को कह दिया है कि भाई एकदम आपको तो एप्पल खाना है, तो ठीक है, मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है उनकी बात करें, ठीक है, तो लोग खरीदेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि छोड़ो क्या ज़रूरी है, कोई और फ्रूट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसका प्राइस घट जाए तो लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है, अच्छा है, ये ताकत का सामान है, अभी कम में मिल रहा है, ले लो खा लो, ऐसी माइंडसेट होती है कंज्यूमर्स की, विच इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एप्पल जो है वो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब उसके प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है, ठीक है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो मतलब इस तरह की कमोडिटीज जो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, उनकी डिमांड को हम कहते हैं हाईली इलास्टिक, मतलब बहुत चेंज हो रहा है, इलास्टिक है मतलब खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसी तरह हर एक कमोडिटी जो होती है दैट फॉल इनटू सम और दी अदर कैटेगरी, इलास्टिक हो सकता है डिमांड, इन इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरली इलास्टिक, जैसे हम बताएं यूनिट मतलब होता है 1, तो जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज डिमांड में। तो ऐसी, तो ये सारी सिचुएशन एंड कंडीशन जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिग्री पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट डिग्री, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। द फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और इसको सिंबल जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 0, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, क्यों, क्योंकि डिमांड तो इन इलास्टिक है, जैसे हम सॉल्ट का एग्जांपल लिए, ठीक है। तो और अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को हम परफेक्टली इन इलास्टिक तब कहते हैं जब प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो, ठीक है,
प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो, डिमांड में चेंज नहीं होता है। डिमांड जो है वो उतनी ही रहती है जितनी थी। ठीक है, अभी एक जो है वो हम बनाएंगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है, यानी कि मांग तालिका जिसको हिंदी में कहते हैं। फिर उससे हम बनाएंगे एक डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र, और उसके बाद देखेंगे। तो ये जो हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बना रहे हैं, ये हम ऐसा एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं कि इन इलास्टिक है। डिमांड जो है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब डिमांड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस है जितना बढ़े जितना घटे डिमांड तो वही रहेगी। ठीक है, जैसे सॉल्ट का हम एग्जाम्पल लिए थे, और ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो अभी हम देखते हैं, हम एक बनाते हैं प्राइस। ठीक है, ये प्राइस है रुपीज में, और डिमांड जो है वो हम ले रहे हैं यूनिट्स में या केजीज में, आप जो भी जिस तरह की कमोडिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि प्राइस पहले 10 था। ठीक है, तो जब प्राइस 10 था तो कितने यूनिट डिमांड थी? 5 यूनिट। ठीक है, प्राइस 15 हो गया यानी प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस 20 हो गया तो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये दिखा रहा है कि प्राइस में चाहे जितना भी चेंज हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका एक डिमांड कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसका डिमांड कर्व बना रहे हैं, हाईली या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का डिमांड कर्व बना रहे हैं। तो डिमांड कर्व नॉर्मली जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस आपको ये वाला डेटा जो है, ठीक है, इस मांग तालिका से जो डेटा है वो उसमें डालना है। तो इस तरह से हमेशा कोई भी ग्राफ बनाए, सिर्फ इस ग्राफ की बात नहीं करें। ठीक है, तो इधर एक्स एक्सिस मार्क करना है आपको, इधर ओरिजिन मार्क करना है, और इधर वाई एक्सिस मार्क करना है। तो जब भी आप कोई भी बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, अब इस पे हम प्लॉट करते हैं। डिमांड इधर दिखाते हैं और प्राइस इधर। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप इस तरह से मार्क करेंगे इसको। अब जो हम लोगों का है, जो भी नंबर है वो आप पुट करिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इस तरह से 5, 10, 15, और प्राइस भी लेते हैं हम लोग 5, 15। ठीक है, अब इस डेटा से बनाते हैं। प्राइस जब 10 रुपये था तो डिमांड 5 यूनिट्स थी। ठीक है, यानी प्राइस जब 10 था तो डिमांड थी जो 5 यूनिट थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस 15 रुपीज़ हो गया, लेकिन डिमांड क्या हुई? 5 यूनिट्स है। प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, लेकिन डिमांड क्या हुई? 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व बनेगा इस केस में वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रेड लाइन, दिस इज द कर्व फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे आता है कि डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कमोडिटीज इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पैरेलल टू वाई एक्सिस में नहीं, अगर ऐसा डिमांड कर दिया हुआ है तो देख के ही समझ आ रहा है कि डिमांड जो है 5 यूनिट थी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, प्राइस चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, और आगे चाहे 25 हो, और चाहे जितना भी हो। ठीक है, तो ये जो है वो दिखा रहा है आपको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, ठीक है, डिमांड में चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है वो लिखा है 0। ठीक है, तो वो वैल्यू 0 कैसे लिखा है? तो सिंपल 0 ऐसे लिखा है, हम लोगों को पता है, क्या पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, प्राइस कितना हो गया? 5 रुपीज़ बढ़ गया। ठीक है, तो प्राइस जो है उसमें चेंज है 5 रुपीज़।
अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ से फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट 0, ठीक है। और परसेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए पिछले क्लास में ही मैंने बताया था, जो भी एब्सोल्यूट चेंज है डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल था इनटू 100, ठीक है। तो ये तो आपका 0 आया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 और 0%। जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करें तो वो 10 से 15 हो गया, तो 5, ओरिजिनल था 10 इंटू 100, तो 50%। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो वो बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज 0 बाई परसेंटेज चेंज इन डिमांड विच इज 50%। आंसर जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे इस कॉन्सेप्ट से इसको समझिए या फिर सिंपल याद रख लीजिए कि कोई भी कमोडिटी अगर उसकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, तो उसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि प्राइस के कितने भी बढ़ने और घटने से उसके डिमांड में फर्क जो है वो, ठीक है। तो ये पहली डिग्री है, दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से और सारी डिग्रीज पढ़ेंगे, उसका स्केड्यूल पढ़ेंगे और उसका कर्व बनाएंगे, ठीक है, और उसका यूनिट भी यहाँ पे पढ़ेंगे। और जब आप उसको उस तरह से क्रॉस चेक करेंगे इस फॉर्मूला पे पुट करके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपको वही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे और साइड बाय साइड आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चेक सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि कॉन्सेप्ट आ जाए कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अगली डिग्री क्या है, ठीक है। पहली डिग्री थी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अगली डिग्री है लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। मतलब जब इलास्टिसिटी जो है वो 1 से लेस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। तो लेस देन यूनिट इलास्टिक में क्या हो गया कि जो इलास्टिसिटी है वो 1 से, इलास्टिसिटी का वैल्यू कम होगा 1 से, ठीक है। तो इसको जैसे वहाँ पे बोले ना परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, तो इसको हम लोग लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड को इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक, हाईली इलास्टिक नहीं लेकिन इलास्टिक। फिर आएगा व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 तो यूनिटरली इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद आएगा व्हेन इट इज मोर तो हाईली इलास्टिक, ठीक है। फिर परफेक्टली इलास्टिक, इस तरह से डिग्रीज होती है। अलग अलग बुक में जो नाम लिखने का तरीका होता है वो अलग अलग है, लेकिन तरीका जो भी हो, जो डिग्री का वैल्यू है वो मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, कि जब जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड का, ठीक है। उसके बाद इसका डिमांड कर्व बनाएंगे, ठीक है, डिमांड शेड्यूल के साथ, और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। तो किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। जैसे पहला वाला था परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई इलास्टिसिटी नहीं थी, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब ये थोड़ी इलास्टिक है, मतलब इसमें थोड़ी इलास्टिक है का मतलब कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में थोड़ा चेंज आता है, उतना ज़्यादा नहीं। जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक में तो चेंज ही नहीं आ रहा था, तो इसमें थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। इसीलिए तो इसका वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, वैल्यू लेस देन 1 है। तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि हम बोले कि उधर फर्स्ट वाले में तो डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा था, इसमें डिमांड में थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन इतना चेंज प्राइस में हो रहा है उसके कंपैरिजन में डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो उसका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कमोडिटीज, ठीक है, ऐसी कमोडिटीज, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिसके प्राइस में जितना चेंज हो उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में डिमांड में उससे कम चेंज हो, ठीक है, डिमांड में उससे कम चेंज हो। मानिए प्राइस में 10% चेंज हो और डिमांड में सिर्फ 5% ही हो, कम हो रहा है, प्राइस में जितना चेंज है उससे कम है, तब हम वैसे को कहते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक, और इसीलिए उसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है,
ठीक है। तो अभी इसके में भी हम एक जो है वो प्राइस डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और एक डिमांड कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए बनाते हैं हम लोग एक। प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो था वो पहले 10 रुपीज़ था और उस टाइम पे जो मेरी डिमांड थी दैट वाज 4 यूनिट्स। ठीक है, अभी प्राइस जो है वो बढ़ के हो जाता है 20, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड को घटना चाहिए, तो डिमांड हो जाती है 3। ठीक है, अब इस पे हम एक कर्व भी बना सकते हैं, डिमांड कर्व बना सकते हैं, बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों का डिमांड कर्व है। ठीक है, ये ग्राफ है, इसका फॉर्मेट है। ठीक है, इस पे एक्सेस पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्राइस जब 10 रुपीज़ था तो डिमांड वॉज 4 यूनिट्स। तो प्राइस जब 10 रुपीज़ था तो डिमांड वॉज 4 यूनिट्स। पॉइंट यहाँ पे। अब प्राइस जब 20 हो गया, ठीक है, तो डिमांड घट के हो गई 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों को ग्राफ मिला। शुड अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक कर्व मिलेगा। अब इसमें देखिए ये बात, ठीक है, क्या देखना है आपको, प्राइस में जो चेंज हुआ वो इतना है। ठीक है, इतना। ठीक है, और डिमांड में जो चेंज हुआ विच इज इतना है, सिर्फ इतना। तो ग्राफ को देख के भी लग रहा है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू डिमांड, जिसमें बहुत कम चेंज हुआ है। प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, लेकिन डिमांड सिर्फ 1 यूनिट घटी। तो यही है रिलेटिवली इन इलास्टिक की, जिसमें प्राइस में बहुत चेंज होता है, वो चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिमांड में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू चेंज ऑफ प्राइस। ठीक है, तो ये है, और वहाँ ग्राफ पे भी ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, और अब इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन 1 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो आपका 1 से कम आएगा, लेकिन फिर भी उसको हम प्रूव करते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है चेंज इन डिमांड, जो कि 4 से 3 होगा, यानी कि 1 यूनिट, बाई ओरिजिनल डिमांड जो कि 4 है, इंटू 100। ठीक है, तो ये आया 25%। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज। ठीक है, अभी देखते हैं परसेंटेज चेंज प्राइस में। ठीक है, चेंज इन प्राइस 10 रुपीज़ बाई ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस इज 10 रुपीज़ बाई ओरिजिनल प्राइस 10 इंटू 100, यानी 100%। ठीक है, तो अब इसकी इलास्टिसिटी होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 25/100, 1/4। ठीक है, 1/4 इज ऑब्वियसली लेस देन 1। ठीक है, ये अगर आप उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा 0.25, जो कि ऑब्वियसली लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस देन यूनिट इलास्टिक, जिसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि चेंज इन डिमांड जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, होपफुली क्लियर है ये। अभी हम आएंगे थर्ड पे। ठीक है, तो द थर्ड डिग्री इज यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटरली इलास्टिक डिमांड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
थर्ड डिग्री है यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है, नाम से ही लग रहा है यूनिट है, ठीक है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपल है ये, मतलब प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, डिमांड में भी उतना ही परसेंटेज, तभी तो वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, तभी हम बोलते हैं कि डिमांड जो है दैट इज यूनिटरली इलास्टिक। ठीक है, अब इसमें भी एक टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1 आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, डिमांड है, हमेशा जब भी डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि पहले जो हम लोगों का प्राइस था दैट वाज 20, अभी 30 हो गया। ठीक है, तो जब प्राइस 20 था तो डिमांड जो है वो 40 यूनिट्स की थी। अब जब प्राइस 30 हो गया यानी कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड जो है वो 40 हो गई। ठीक है, तो अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसको हम पहले ग्राफ पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ओके, तो नॉर्मल ग्राफ बनेगा और ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा जब आप देखेंगे कि जितना जो है चेंज डिमांड में हो रहा है उतना ही चेंज प्राइस में हो रहा है। So when price was rupees 20, demand was 40 units. When price was rupees 20, तो demand was 40 units. अब प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस 30 हो गया तो डिमांड 20 हो गई। ठीक है, और ये जो हम लोगों को कर्व मिला वो, ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो। तो अभी इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि ये 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज है 20 यूनिट्स का, और डिमांड थी, ओरिजिनल डिमांड वाज 40 इंटू 100, जो कि है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50%। फिर से हम याद दिला दें, जब भी किसी का परसेंटेज चेंज आप निकालेंगे तो जो भी एब्सोल्यूट चेंज है, मतलब जो भी डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल नंबर था इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला जो इसके पहले क्लास में बताया गया था उसमें था। अभी ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अभी हम आते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, चेंज हुआ है 10 रुपीज़ का, ओरिजिनल प्राइस था 20 इंटू 100, तो ये भी आपका आएगा 50%। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो 1 आए। ठीक है, और वही तो ये बोलता है, ठीक है, कि जब भी यूनिटरली इलास्टिक डिमांड होगी या यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी तो जो प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू हो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये कुछ नहीं बताता है, सिंपल यही बताता है कि कुछ कमोडिटीज़ में जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। ठीक है, अगर इंक्रीज है तो मतलब प्राइस जितना इंक्रीज कर रहा है डिमांड उतनी ही डिक्रीज कर रही है। ठीक है, और अगर प्राइस में डिक्रीज है तो प्राइस जितना डिक्रीज कर रहा है डिमांड उतनी ही इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 50-50% का वैल्यू था, इसलिए जो वैल्यू है इलास्टिसिटी का दैट कम्स टू 1। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड डिग्री। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। पहली जो डिग्री हम लोगों ने इलास्टिसिटी की पढ़ी थी कि वहाँ पे थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला पढ़ा कि भाई ठीक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1।
ठीक है, अभी पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, पहले 0 था, फिर 1 से कम था, फिर 1 था। आगे के क्लास में जो हम लोग डिग्री पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, और फिर एक ऐसी सिचुएशन की प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या है वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन में बताती है। ठीक है, और अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में बताती है कि उनके प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है या बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, जैसे फर्स्ट केस में पढ़ा था कि प्राइस जो है दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड उतनी ही रहेगी। ठीक है, या अगर थोड़ा फर्क पड़ता है तो डिमांड इज लेस देन वर्क 1, और या फिर अगर बिल्कुल बराबर है कि जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही डिमांड में होगा, तब जो हम लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाकी जो भी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो किन किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड तो इंट्रो में ही बता दिया था, दैट वाज परसेंटेज मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं वो आगे डील करेंगे। ठीक है, तो होपफुली द लेक्चर वाज सिंपल, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गो थ्रू इट, पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलते हैं उनको बनाइए टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। ठीक है, थैंक यू।